सामाजिक संस्थाओं को समझना। परिचय। यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चा से आरंभ होती है। हमने देखा कि हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की एक परिस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती है, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह नहीं होती, जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती हैं। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहत या परिवार की तरह लघु हो सकती हैं। इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इनका अध्ययन किस प्रकार होता है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे क परिवार, विवाह और नातेदारी, ख राजनीति, ग अर्थव्यवस्था, घ धर्म एवं ड शिक्षा होती है। इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा नियंत्रित कार्य चालन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। संस्थाएं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। क्रियाकलाप। एक लोगों द्वारा परिवार, धर्म, राज्य के लिए बलिदान देने के उदाहरणों के बारे में सोचें। हम पहले ही देख चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास है। हमारा परिचय प्रैकरवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण से भी कराया गया है। हमने यह भी देखा कि कैसे उन्होंने एक ही विषय को भिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। एक प्रकारवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती है। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण। एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हो, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, के हित में संचालित होती हैं। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं। यह विचार इससे बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैसे आप इस अध्याय को आगे अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं तथा अवसर भी प्रदान करती हैं। आप यह भी देखेंगे कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं कि कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है, या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं। दूसरा, परिवार, विवाह और नातेदारी। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है। प्रायः हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं।
कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार निजी क्षेत्र, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है। यह आपको पुनः याद दिला सकता है कि विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की गई है। प्रयाकरवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को अस्थायी बनाने में सहायता करते हैं। प्रायकरवादी कोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथापि भारत में किए गए अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवार को मूल होने की आवश्यकता नहीं है। सिंह 1983। फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति की सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रायकरवादी के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यवहारिक के रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी को घरेलू संरचना को प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है। गिडिस 2001 इस दृष्टिकोण पर न केवल अनुचित लिंग भेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है, अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के अनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योगों में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरह का विभाजन यह भी सुझाता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया है। नीचे दिए गए बॉक्स दर्शाता है कि यह अनिवार्यता सत्य नहीं है। महिलाएं प्रधान घर पर जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्यों का प्रबंधन करना पड़ता है। कई बार तो वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। विधवापन भी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है या स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजातीय समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृत मानक है। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। हमने पहले भी देखा है कि समाजशास्त्र कैसे सामान्य बौद्धिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करता है तथा तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे हैं। समाजशास्त्री A.M. शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1941 से 1981 से 85 के दौरान 32.5 से 55.4 वर्ष तक तथा महिलाओं की आयु में 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी। शाह लिखते हैं कि हमें यह पूछना होगा कि ये वृद्धि किस तरह के घरों में रहते हैं। मैं यह मानता हूं कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं। साल 1998 यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण हमें इस सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। हम
यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और अनुभाविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मातृस्थानिक हैं और कुछ पितृस्थानिक। मातृस्थानिक परिवारों में नव दंपति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में नव दंपति पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं। पितृत्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होते हैं, जबकि मातृत्वात्मक परिवारों में निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। मातृवंशीय समाज मौजूद है, पर मातृतांत्रिक समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रायः हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन्न और अलग देखते हैं। फिर भी आप स्वयं देखेंगे कि परिवार गृह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। यह एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए और जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावनाओं के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। अध्याय 1 चित्र में दिखाई गई हैं। ये पहला वाला चित्र, ये दूसरा वाला चित्र परिवारों और आवासों में अंतर पर ध्यान दीजिए। ये चित्र अलग अलग दिखाई हैं। कार्य और गृह के बीच का विभेद। इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रिया के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती। हालांकि इस परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं। परिवार किस तरह लिंगवादी है, इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी। परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्चा किया जाने लगा। जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर क्रियाकलाप दो। एक तेलुगु अभिकथन है, एक लड़की का पालन करना दूसरे के आंगन में पौधों को पानी देने के बराबर है। ऐसी या इसके विपरीत कहावतों का पता लगाइए। चर्चा कीजिए कि कैसे प्रसिद्ध कहावतें में समाज की सामाजिक व्यवस्था की झलक मिलती है। भारत में 1901 से 2011 के बीच लिंगानुपात वर्ष और लिंगानुपात 1901 में 972, 1961 में 941, 1911 में 964, 1971 में 930, 1921 में 955, 1981 में 934, 1931 में 950, 1991 में 926, 1941 में 945, 2001 में 933, 1991 में 946, 2011 में 940। कन्या भ्रूण हत्या की घटना से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 से कम होकर 2001 में यह 927 हो गया। बाल लिंगानुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है। समृद्धि राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है और भी अधिक खराब है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 793 हो गया है। पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में यह 700 से भी कम हो गया है। बेहतर होते हैं। भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। विवाह संस्था ऐसी ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की क्रियाकलाप 3 विभिन्न समाजों में
द्वारा विवाह के लिए साथियों की तलाश की जाने वाले विभिन्न तरीकों का पता लगाइए। खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। विवाह के रूप, विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किस से विवाह कर सकता है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। पहला एक विवाह, दूसरा बहुविवाह। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और एक स्त्री केवल एक पति रख सकती है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है वहाँ भी एक विवाह ही ज्यादा प्रचलित है। प्रायः कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समाज में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते। ऐसे विवाह की क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं है और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। शायद आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। चीन 2353। बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा एक पति और दो या अधिक पत्नियां अथवा बहुपति प्रथा एक पत्नी और या दो या अधिक पति के रूप होता है। प्रायः जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं वहां बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता है। अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाव डालती हैं। विवाह निश्चित करना नियम और निर्देश। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों की अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता होती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम कुछ समाजों में यह प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किस से नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होते हैं। विवाह साथी की योग्यता और योग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूप में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। उदाहरण के लिए जाति। इसके विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति और नस्ल, प्रजाति या धार्मिक समूह। भारत में विशेषताएं। उत्तरीय भारत के कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफी दूर हो। यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था के आसपास संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़की अपने अभिभावकों के पास बार बार न जाए। इस प्रकार जन्मस्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोकगीत की विषय वस्तु है जो विदाई के दुख को चित्रित करते हैं। पिताजी, हम चिड़ियों के झुंड की तरह हैं। हम दूर उड़ जाएंगी और हमारी उड़ान बहुत लंबी होगी। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगी। पिताजी, मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती क्योंकि द्वार बहुत छोटा है। बेटी, मैं एक ईंट निकाल दूंगा तुम्हारी पालकी के लिए। द्वार बड़ा करने के लिए तुम्हें अपने घर अवश्य जाना होगा। चन्ना 1993 WS26। मैं अपनी बच्ची को पालने में झूलता हूँ और उसके सुंदर बालों में उंगलियां फिरा रहा हूँ।
एक दिन दूल्हा आएगा और तुम्हें दूर ले जाएगा, जोर से ढोल नगाड़े बजाते हैं और मधुर शहनाई बज रही है। एक अजनबी का बेटा मुझे लेने आ गया है, मेरी सहेलियां अपने खिलौने लेकर आओ, चलो हम खेलेंगी, क्योंकि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी जब मैं एक अजनबी के घर चली जाऊंगी। दुबे 2001 94 क्रियाकलाप शादी से संबंधित विभिन्न गीतों को इकट्ठा कीजिए, चर्चा कीजिए कि ये किस तरह शादियों में सामाजिक परिवर्तन और लिंग संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। कुछ बुनियादी संकल्पनाओं, विशेषतः परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना। परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधी, माता पिता, भाई बहन, संतान आदि को जोड़ते हैं। विवाह को दो वयस्क पुरुषों एवं स्त्रियों व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन भी व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। विवाह के माध्यम से अविवाहक भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी। क्रियाकलाप 5, क्या आपने कभी वैवाहिक विज्ञापन देखे हैं? अपनी कक्षा को समूहों में विभाजित कीजिए और विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इंटरनेट को देखिए। अपने निष्कर्ष पर चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि अंतर्विवाह आज भी प्रचलित मानक है? विवाह की पसंद को समझने में यह आपकी कैसे सहायता करता है? अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह समाज के किस प्रकार के परिवर्तनों की झलक देता है। के रिश्तेदार बन जाते हैं। जन्म के परिवार को जन्म का परिवार, फैमिली ऑफ द ओरिएंटेशन कहा जाता है, और जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार का और विवाह के माध्यम से बने नातेदार को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप देखेंगे कि कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप से अंतः संबंधित हैं। तीसरा, कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य क्या है? बच्चे और छोटे विद्यार्थियों के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किसी प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर कार्य स्पष्ट रूप से स्व-वेतन रोजगार का घोतक है। आधुनिक समय में यह कार्य का सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरलीकृत विचार है। अनेक प्रकार के कार्य स्व-वेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते। उदाहरण के लिए, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्ष किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्रों से परे किया जाने वाला कार्य व्यवहार। इसमें कभी कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नगद भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी अक्सर किया जाता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे टीनी की नानी के जीवन की किसी न किसी अवस्था में आजमाया न हो। हम अपना कप उठाने की आयु से ही उसने प्रतिदिन 2 वक्त भोजन और पहनने के वस्त्र के बदले लोगों के घर में विभिन्न तरह के बेमेल कार्य करना आरंभ कर दिया था। बेमेल कार्यों का सही अर्थ क्या है ये वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हंसने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयु में वे कार्य किए। बच्चों का झुनझुना हिलाने से लेकर स्वामी के सिर की मालिश करने तक सभी नीरस कार्य बेमेल कार्य में आ सकते हैं। चुगताई 2004 125। अपने प्रेक्षण या साहित्य से या यहाँ तक कि फिल्मों से भी इस प्रकार किए गए विभिन्न कार्यों
विभिन्न प्रकार के कार्यों का पता लगाइए और चर्चा कीजिए। चित्र में प्रदर्शित ये कार्य दिखाई गई हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों का चित्र दिखाई गई है। क्रियाकलाप 6, ग्राम आधारित व्यवसाय में लगे भारतीयों की संख्या ज्ञात कीजिए और उन व्यवसायों की एक सूची बनाइए। कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन। पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते हैं या पशुओं को देखभाल करते थे। औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांश मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्यों में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसाय में लगी हुई है। भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसाय में विभाजित हो गया, जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं। पारंपरिक समाजों में गैर कृषि कार्य को हस्त कौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता है। हस्त कौशल लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता है और सामान्य श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता है। आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते हैं और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते हैं। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान दिया है। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखानों औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए हैं। क्रियाकलाप 7, ज्ञात करें कि हाल ही के वर्षों में क्या भारत में सेवा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्रियाकलाप 8, क्या आपने मुख्य बुनकर को कार्य करते देखा है। ज्ञात करें कि एक शाल बनाने में कितना समय लगता है। क्रियाकलाप 9, अपने खाने वाले भोजन, रहने वाले मकान में प्रयुक्त सामग्री और पहनने वाले वस्त्र की सूची बनाइए। ज्ञात कीजिए कि इनमें किसने और कैसे बनाया। उद्योग में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था। प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता है कि पारस्परिक आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाज में अधिकतर लोग अपने भोजन व रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। कार्य रूपांतरण औद्योगिक प्रक्रिया उन सरल प्रक्रियाओं में विभाजित हो गई है जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजार की आवश्यकता होती है। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए। शायद इनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र में प्रदर्शित ये दृश्य दिखाई गई है। ये अलग अलग उद्योग में लोगों का रोजगार के लिए दृश्य दिखाई गई हैं। चित्रों के 2 समुच्चयों में दिए गए उत्पादों के 2 विभिन्न प्रकार की चर्चा करें। कारखानों में कपड़ा उत्पादन का दृश्य दिखाई गई है। ये कारखानों में रुई से लेके और ये कपड़े तक का दृश्य दिखाई गई है। ये खेतों में काम करते हुए लोगों का दृश्य दिखाई गई है। जो गांव में धान की कटाई की गई है। धान के शुरू से लेके अंत तक का दृश्य दिखाई गई है। स्वचालित उत्पाद की कड़ियां, मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण था। आधुनिक औद्योगिक उत्पाद के लिए महंगे उपकरण और निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी
करना आवश्यक है। पिछले कई दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव हुआ है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यवसाय और देश के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। इसीलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पाद को संगठित करना आवश्यक हो गया है। नई व्यवस्था कैसे कार्य करती है और श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझने के लिए बंगलौर में किए गए एक वस्त्र उद्योग के अध्ययन के एक भाग को पढ़िए। उद्योग बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग होता है और इस प्रकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिजाइनर से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वास्तव में सैकड़ों से अधिक प्रक्रियाएं होती हैं। इस श्रृंखला में केवल 15 प्रक्रियाएं ही निर्माता के हाथ में होती हैं। वेतन वृद्धि को लेकर किए गए किसी भी गहन आंदोलन से निर्माता अपने कार्य को अन्य स्थानों पर ले जाएगा जो यूनियन के नेताओं की पहुंच से दूर होगा, चाहे यह विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अदायगी का मामला हो या इसमें आगे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का। यह महत्वपूर्ण बात है कि फुटकर विक्रेता का समर्थन प्राप्त करना ताकि उच्चतम वेतन रचना और उसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सरकार और स्थानीय एजेंसी पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रकार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच बनाने का है। राय चौधरी 2005-22-54। उपर्युक्त रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। देखें कि उत्पादन के नए संगठन तथा देश से बाहर उपभोक्ताओं के एक निकाय ने उत्पादन की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया है। चौथा, राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये है शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरों के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती है बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति की यह अभिधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और यह परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक, कारखानों के मुख्य प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों की उनकी इच्छा का पालन करना होता है। इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं या राजनीति का सरोकार शक्ति से है, लेकिन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है, क्यों कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्भ में प्राप्त किया जा सकते हैं। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है क्योंकि वे उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधारणाएं होती हैं जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। राज्य विहीन समाज 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए राज्य विहीन समाजों के अनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र की व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। इसके बदले नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा तथा धार्मिक कृत्यों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और
औपचारिक कार्यविधियां हैं, फिर भी क्या राज्य विहीन समाजों की उपरोक्त वर्णित कुछ अनौपचारिक विशेषताएं राज्य के समाज में भी विद्यमान नहीं है। राज्य की संकल्पनाएं राज्य वहां विद्यमान होता है जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र नागरिक सेवा कर्मी के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाओं एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से बहुत भिन्न है। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। क्रियाकलाप 10 पता लगाएं कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतदान और सार्वजनिक पद पर खड़े होने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है? क्या शक्ति अपने व्यापक अर्थ में संसद और अन्य संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को समझने के लिए एक उपयोगी संकल्पना होगी? क्या परिवारों और घरों में विद्यमान श्रम विभाजन महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागीदारी को प्रभावित करता है? ज्ञात करें कि संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है। आरंभ में प्रभुसत्ता राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता है। इन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसने राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलन के दो प्रमुख उदाहरण है। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल है। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह चुनने की, भाषा और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष सम्मान, न्याय का अधिकार शामिल। क्रियाकलाप 11 सामाजिक अधिकार लागू न करने वाले विभिन्न राज्यों के बारे में सूचना एकत्र करें। पता करें कि इसके बारे में क्या सफाई दी जाती है। चर्चा करें और देखें कि क्या आप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच कोई संबंध देख पाते हैं। राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने और सार्वजनिक पदों के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारें सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती थीं। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों की बड़ी जनसंख्या को भी मतदान से बाहर रखा जाता था, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था। महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है। इन अधिकारों में शामिल है स्वास्थ्य लाभ। क्रियाकलाप 12 ऐसी घटनाओं की सूचनाएं एकत्रित करें जो सार्वभौमिक अंतर संबंधी विकास को दर्शाती हैं तथा साथ ही जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय मतभेदों को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं के बारे में भी सूचनाएं एकत्रित करें। चर्चा करें कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र उनमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया, जो कि पश्चिमी समाज में दूसरे विश्व युद्ध के समय से स्थापित किए गए थे। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की इस क्षेत्र में काफी अच्छी व्यवस्था थी। अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुत्व की भावना का अनुभव होता है। संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न
किसी प्रकार के सामाजिक समूहों जैसे अपने परिवार, गोत्र या धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ है। समकालीन विश्व और भौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्ष दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्र की रुचि सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र के अध्ययन में ही नहीं अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन में रही है। इसकी रुचि जाति, भाषा और धर्म आधारित दलों और वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण में रही है। इसका अध्ययन सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य और विधानमंडलों, नगर परिषदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं अपितु अन्य संघों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जैसे महिला या पर्यावरण आंदोलन से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। पांचवा, धर्म काफी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। अध्याय 1 में हमने देखा है कि कैसे समाज के बारे में सामाजिक निष्कर्ष धार्मिक चिंतनों से अलग है। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन धर्म के धार्मिक या ईश्वर मीमांसीय अध्ययन से कई तरह से अलग है। पहला, यह धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है के बारे में अनुभवात्मक अध्ययन करता है। दूसरा, यह तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा, यह समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं की जांच करता है। अनुभवात्मक पद्धति का अर्थ है कि समाजशास्त्री धार्मिक घटनाओं के लिए निर्णायक उपागम को नहीं अपनाता है। तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे के समान स्तर पर रखती है। यह बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण का अर्थ है कि धार्मिक जीवन को लेकर घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबंध करके ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है। हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावना, अनुष्ठान या समारोह, विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना या ऐसा भोजन नहीं करना, कुछ दिनों का उपवास रखना और इसी प्रकार के अनेक कार्य शामिल होते हैं। चूंकि अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबंध होते हैं अतः इन्हें प्रायः सामान्य जीवन की आदतों और क्रियाविधियों से एकदम भिन्न रूप से देखा जाता है। दैवी के सम्मान में मोमबत्ती या दिया जलाने का महत्व सामान्यतः कमरे में रोशनी करने से एकदम भिन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्रायः व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं। सामान्यतः ये नियम समारोह विशेष स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों में आयोजित किए जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। इस बात पर विचार करें कि विभिन्न धर्मों के सदस्यों पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व क्या करते हैं। उदाहरण के लिए सिर को ढकते हैं या नहीं ढकते, जूते उतारते हैं या विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं आदि। इन सब में बात समान है, वह है श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना। एमिल दुर्खाइम का अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में भी रुचि रखते हैं जिसे प्रत्येक समाज सांसारिक चीजों से भिन्न रखता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। अधिकांशतः किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, इसीलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद में अलौकिकता की कोई कल्पना नहीं की थी।
कल्पना नहीं थी, लेकिन जिन व्यक्तियों और चीजों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। धर्म का समाज शास्त्रीय अध्ययन करते हुए चलिए हम एक प्रश्न पूछते हैं कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ बहुत निकट का संबंध रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म आंदोलन हुए हैं, जैसे विभिन्न विभिन्न जाति विरोधी आंदोलन या लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। धर्म किसी व्यक्ति की निजी आस्था और मामला ही नहीं, अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है, और धर्म का सही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा कि समाज शास्त्र शक्ति को कैसे व्यापक संदर्भ में देखता है, अतः राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के बीच संबंध को जानना समाजशास्त्री हितों में शास्त्रीय समाजशास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना इस प्रक्रिया का वर्णन करती है। समकालीन घटनाएं समाज के विभिन्न पक्षों में धर्म की दृढ़ भूमिका की जानकारी देती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा है? मैक्स वेबर 1864 से 1920 के महत्वपूर्ण कार्य दर्शाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंधों को कैसे देखता है। वेबर का तर्क है कि कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई है। इसका अभिप्राय है कि इस संसार में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को भी पूजनीय कार्य बना दिया गया। हालांकि इसे से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्विनवादी भाग्य की संकल्पना में भी विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में, यह पहले से निश्चित था। चूंकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नरक, लोग इस संसार में अपने कार्यों में भगवान की इच्छा के संकेत देखने लगे। इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करता हो, यदि वह अपने व्यवसाय में दृढ़ और सफल है तो उसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। अर्जित किया गया धन सांसारिक उपभोग में लगने के लिए नहीं, अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मित व्याप्तता से रहने का था। इसका अर्थ था कि निवेश को एक तरफ का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। पूंजीवादी के केंद्र में निवेश की संकल्पना है, जिसमें पूंजी का निवेश अधिक वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक लाभ होता है, जिससे बदले में और अधिक पूंजी उत्पन्न होती है। इस प्रकार वेबर यह तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियां हमेशा और अनिवार्यता धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक बहस, आर्थिक स्थितियां और लिंग संबंधी मानकों हमेशा धार्मिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी कभी निर्धारित भी करते हैं। विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसीलिए समाजशास्त्री रूप से यह पूछना महत्वपूर्ण है कि मानव जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है। धर्म समाज का महत्वपूर्ण भाग है और अन्य भागों से अनिवार्यता जुड़ा हुआ है। समाज शास्त्रियों का कार्य इन विभिन्न अंतर संबंधों को उजागर करना है। परंपरागत समाज में सामान्यतः धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्से की भूमिका निभाता है। धार्मिक प्रतीक एवं अनुष्ठान अक्सर समाज की भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस तरह करता है, यह जानने के लिए नीचे बॉक्स में दिए गए सारांश का अध्ययन करें। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल है। हालांकि यहाँ पर हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक ही अपनी चर्चा
अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए यह कुछ आवश्यक है कि सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन हो सकती है। इन सभी मामलों में सामान्यतः बात है कि शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना। समाजशास्त्र इस आवश्यकता को समूह की विरासत के प्रेषण सब प्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो सभी समाजों में पाई जाती है। साधारणतः समाजों और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। साधारणतः समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़े के साथ क्रियाकलाप में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे। जटिल समाज में हमने देखा कि श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है। घर से अनेक बाहरी तत्वों ने धार्मिक विशेषज्ञों के पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नासिक में नए रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की उत्पत्ति। स्वतंत्रता के बाद पुरोहितों का जीवन बड़ी तेजी से परिवर्तित हो गया था। अब बेटे और बेटियों को विद्यालय भेजा जाता है और पारंपरिक कार्य से भिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अन्य तीर्थ स्थानों की तरह नासिक में भी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अन्य अतिरिक्त केंद्र उत्पन्न हो गए। किसी तीर्थ यात्री के लिए ताम्र पात्र में गोदावरी की पवित्र जल घर ले जाना सामान्य क्रिया थी। ताम्रकारों ने ये पात्र प्रदान किए। तीर्थयात्री भी इन पात्रों को खरीदते थे जिन्हें घर ले जाकर अपने रिश्तेदारों और मित्रों में उपहार के रूप में बांटते थे। काफी समय तक नासिक को पीतल, ताम्र और चांदी के दक्ष दस्तकारों के लिए जाना जाता था। चूंकि उनके पात्र की मांग अनियमित और अनिश्चित होती थी, अतः घर के सभी बड़े सदस्यों को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता था। अनेक दस्तकारों छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योग और व्यापारों में चले गए थे। आचार्य 1974 399 से 401 कार्यों का विभाजन हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्थाओं, राष्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चय की भी उत्पत्ति हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में आप अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? अभिभावक और अन्य बड़े लोगों प्राप्त ज्ञान को आगामी पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से कैसे संप्रेषित कर सकेंगे? ऐसी सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और सुनिश्चित होना आवश्यक है। इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यही चीज इसे उस सरल समाज से अलग करती है जो परिवार, नातेदारी, जनजातीय, जाति या धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाज में विद्यालयों की रचना एक रूपता, मानवीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसे करने के अनेक तरीके हैं। उदाहरण के लिए कोई विद्यालय के बच्चे की एक जैसी वर्दी की बात करें। एक जैसी वर्दी वाले चित्र में दिखाई गई है बात करे सकते हैं। क्या आप मानवीकरण को बढ़ावा देने वाले अन्य विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं? एमिल दुर्खाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों। दुर्खाइम 1969। शिक्षा बच्चों को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होने चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनने वाली भी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकारवादी समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकारवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उसका नवीनीकरण करती है तथा संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक चित्रों में
चित्रों की विवेचना करें, दो प्रकार के स्कूलों में दिखाई गई हैं, दोनों में, एक ड्रेस में और ये बिना ड्रेस में दिखाई गई है। चित्र की विवेचना करें, बाल मजदूरी की महत्वपूर्ण क्रिया विधि है। इसे एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है और इसीलिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए चयन का साधन भी जो व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। अध्याय 2 में भूमिकाओं और स्तरीकरण की प्रयोगात्मक समझ पर भी हमारी चर्चा का पुनः स्मरण करें। समाज को आप असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असामान्य अवसर भी सामाजिक स्तरीकरण का ही परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। चूंकि हम किसी एक प्रकार के विद्यालय में जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार और अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालय शिक्षा सब भ्रांत और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा करती है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इस से वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं। पाठक 151। तथापि ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते या विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन बताता है, क्रियाकलाप 13 छोटे बच्चों के एक विद्यालय के अध्ययन से पता लगता है कि बच्चे ने सीखा है कि कार्य संबंधित क्रियाकलाप खेल संबंधित क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कार्य संबंधित क्रियाकलापों में कोई भी या अध्यापक द्वारा निर्देशित सभी क्रियाकलाप होते हैं। कार्य अनिवार्य है और खाली समय के क्रियाकलापों को खेल कहा जाता है। एप्पल 1979 102। आप क्या सोचते हैं? चर्चा करें। इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं। यदि आप फसल के समय विद्यालय आए तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। जब उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। प्रतीची 2002 60। उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और व्यक्तिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों को अतिक्रमण करते हैं। स्मरण करें कि हमने कैसे अध्याय 1 में इस पुस्तक को आरंभ किया ताकि किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर अनेक सामाजिक कारकों में प्रभावित होते हैं। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को समझने की आपकी समझ अब इस प्रक्रिया की सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता करेगी। शब्दावली। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य जिसकी सदस्यता के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं। श्रम विभाजन कार्य का विशिष्टीकरण जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक उत्पादन प्रणाली में लगाया जाता है। सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम न्यूनतम आरंभिक स्वरूप होता ही है। तथापि औद्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से जटिल हो गया है। आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। लिंग। प्रत्येक लिंग के सदस्यों के व्यवहार के बारे में उपयुक्त समझी जाने वाली सामाजिक अपेक्षाएं। लिंग को समाज के मूल्य संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। अनुभाविक जांच समाज शास्त्रीय अध्ययन के किसी निश्चित क्षेत्र में की गई तथ्यात्मक जांच। अंतर्विवाह जब विवाह किसी विशेष जाति वर्ग या जनजातीय समूह में किया जाता है। बहिर्विवाह जब विवाह कुछ संबंधित समूहों से बाहर किया जाता है। विचारधारा एक ऐसे साझे विचार या अवस्थाएं जो प्रभावशाली समूहों के हितों को न्यायोचित सिद्ध करते हैं। विचारधारा ऐसे सभी समाजों में पाई जाती है जिनमें समूहों के बीच व्यवस्थित और गहरे तक बैठी
असमानताएं पाई जाती है। विचारधारा की संकल्पनाएं शक्ति की संकल्पनाएं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि वैचारिक व्यवस्थाएं समूह में पाई जाने वाली शक्तियों के अंतर को वैध ठहराती है। वैधता किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के न्यायपूर्ण और वैधानिक होने की आस्था। एक विवाह जिसमें केवल एक पत्नी और एक पति हो। बहुविवाह जिस विवाह में पुरुष की एक से अधिक पत्नियां और महिला के एक से अधिक पति हो। बहुपति प्रथा जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति हो। बहुपत्नी प्रथा जिस विवाह में एक पुरुष के अनेक पत्नियां हो। सेवा उद्योग निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं की उत्पत्ति से संबंधित उद्योग जैसे पर्यटक उद्योग। राज्य समाज ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र हो। राज्य विहीन समाज ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो। सामाजिक गतिशीलता एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति या व्यवसाय में जाना। प्रभुसत्ता एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन।